नमस्कार दोस्तों, माधव पाल एकेडमीज में दीपक सर आप सबके बीच में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग सीरीज़ क्लासेस चला रहे हैं, जिसमें इंडियन हिस्ट्री और इकोनॉमिक सर्वे के अलावा हम छत्तीसगढ़ के जनजाति का वृहद क्लासेस चला रहे हैं। आप लोगों को बताते हुए मुझे खुशी होगा कि अभी हमारा क्लास बहुत ही अच्छा चल रहा है और तकरीबन 1 महीना कुछ दिन हुआ है। तकरीबन 21,000 लोगों ने व्यू किया है और सबसे बड़ी बात ये है कि छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जगहों से लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि जो मेरे एस्पिरेंट जो मेरे स्टेटस मेरे कंटेंट को अपने स्टेटस में रखते हैं, उनके थ्रू बहुत सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो हमारा प्रयास बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। और देखो, मैंने आप लोगों के लिए एक बड़ा बोर्ड ले लिया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा कंटेंट मैं दे सकूँ, ऑथेंटिक डेटा दे सकूँ। और दूसरी बात ये कि हम जो क्लास कर रहे हैं, है ना? हम जो क्लास कर रहे हैं सारा मानक किताबों से क्लास हो रहा है, किसी फैक्चुअल किताब से नहीं हो रहा है, तो इसलिए ईमानदारी से पढ़ें। चलो समय बर्बाद नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कंवर जनजाति के बारे में। किसके बारे में? तो कंवर जनजाति के बारे में जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वो पूरा अपन जो है कवर करने वाले हैं। समझना, सबसे पहले जो कंवर हैं वो किस लिए उनको जाना जाता है और किस स्थान पे इसको सबसे ज़्यादा जाना जाता है, पूरा डील अपन करने वाले हैं, ठीक है। कंवर को मुख्यतः सैन्य कार्य के लिए जाना जाता है और ये जो जनजाति है इनका इतिहास ऐसा है कि रतनपुर के कलचुरियों के ये सैनिक थे, ठीक है। रतनपुर के जो कलचुरी राजवंश जब आप पढ़ते हैं, जो आप हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़ते हैं, तो उनके क्या थे, ये सैनिक थे। किनके? रतनपुर के कलचुरियों के। उस समय इनका जो उपजाति था पैकरा कंवर, ठीक है। तो ये जो पैकरा कंवर था वो सेवा का कार्य करता था। कहाँ पे? तो हमारे रतनपुर के कलचुरियों के अधीन। अब हम लोग देखते हैं कि हमको पता चल गया कि इनका जो काम था कंवर का, वो सैन्य का कार्य था और सैन्य का कार्य करते थे तथा यह राजपूत की तरह भी व्यवहार करते थे। हम पूरा भी देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनका जो मूल कंवर था, वो प्रारंभिक जो कंवर था वो कमलवंशी कंवर था। अगर आपसे छत्तीसगढ़ पीएससी या व्यापम में पूछा जाए कि प्रारंभिक जो कंवर था या प्रारंभिक मूल जो कंवर था वो कौन था, तो आपको लेना है कमलवंशी कंवर। और इसके निवास स्थान पूछा जाए तो आपको सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, बिलासपुर और रायगढ़ लेना पड़ेगा। क्या? सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, बिलासपुर, रायगढ़, ये इसका निवास स्थान है। परंतु अगर पूछा जाए कि नगर संभाग के हिसाब से सबसे ज़्यादा किस संभाग में कंवर जनजाति पाई जाती है, तब आपको बिलासपुर संभाग उठाना पड़ेगा संभाग के हिसाब से। और अगर जिलों के हिसाब से पूछा जाए तो सरगुजा जिला, बलरामपुर जिला, सूरजपुर जिला, बिलासपुर जिला और रायगढ़ जिला। अगर इसका कार्य पूछा जाए तो कौन सी जनजाति का कार्य सैन्य कार्य है, तो आपको कंवर लेना है। लेकिन सबसे ज़्यादा बसाहट अगर पूछे तो बिलासपुर संभाग आपको लेना है। स्वयं को ये क्या मानते हैं? तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो स्वयं को कुरुवंशी या चंद्रवंशी मानता है, तो वो होगा कंवर जनजाति। दूसरा, राजपूतों की तरह रीति रिवाज मानने वाली जनजाति कौन सी है? तो समझिएगा, राजपूतों की तरह जो रीति रिवाज मानती है तो कंवर की उपजाति जो तंवर है, तंवर जो है ये राजपूतों की तरह रीति रिवाज का पालन करती है। इसमें जो छतरानियाँ होती है या जो कहना चाहिए कि जो राजकुमारी होती है, वो पति के देहांत के बाद में दूसरा विधवा विवाह इसमें वर्जित है। किसमें? तो तंवरों में, जो कि कंवर की उपजाति है। ये किसकी तरह रीति रिवाज मानती है? तो ये राजपूतों की तरह रीति रिवाज मानती है। और आपने सुना होगा संत गुरु गाहिरा के बारे में, तो वो यही कंवर थे। आपसे पूछा जाए तो गुरु गाहिरा कौन थे, तो वो कंवर समुदाय के आदिवासी कहना चाहिए कि थे, आपको बताना है। और ये कौन से नृत्य करते हैं? तो कंवर जनजाति बाल
बार नृत्य के लिए फेमस हैं, अर्थात ये बार नृत्य करते हैं। और ये किसके वंशज हैं? अगर आपसे वंशज पूछा जाए तब आप इसके वंशज में बताएंगे क्या? इसके वंशज हैं धृतराष्ट्र। कौन? इनके वंशज हैं धृतराष्ट्र। अगर पूछा जाए कि हमारे कंवर जनजाति जो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है उनके वंशज कौन है, तो धृतराष्ट्र। आप जानते होंगे धृतराष्ट्र को, ठीक है, अच्छे से जानते होंगे। धृतराष्ट्र के बारे में मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। धृतराष्ट्र अंधा था कि नहीं था? नहीं था। बताइए कमेंट करके कौन था धृतराष्ट्र। और इस समाज में जो प्रसव करता जो दाई होती है उसको सुआइन बोलते हैं या सुईन बोलते हैं। जैसे हमारे गांव में प्रचलन है कि हम जो बच्चे का प्रजनन के कहना चाहिए कि जन्म के समय पे प्रसव कराने जब आती है तो उस दाई को हम सुआइन कहते हैं। और डाल्टन कॉलोनीन जो कहना चाहिए एक शोधार्थी थे, इन्होंने डाल्टन कॉलोनीन ने दूध कंवर को कंवरों का क्रीम कहा है। किसको? तो इनकी उपजाति जो दूध कंवर है तो दूध कंवर को क्या कहा है? इनका कंवरों का क्रीम कहा है। अगर पूछा जाए कि किसने ऐसा कहा है तो आपको लेना है क्या? डाल्टन कॉलोनील। डाल्टन कॉलोनील ने दूध कंवर को क्या कहा है? कंवरों का क्रीम कहा है। और बच्चों की मृत्यु पर इसमें क्या होता है? देखिए, दो प्रकार का ट्रेंड चलता है दशकर्म जब करते हैं तो समझना बात को। एक तो दफनाना और एक जलाना। लेकिन जब बच्चों की मृत्यु होती है, जो बच्चा कहना चाहिए कि इस समाज से बिलोंग करता है और कहना चाहिए उसकी बच्चों की मतलब मृत्यु हो जाती है तो उसको क्या है? छोटे बच्चों को दफना दिया जाता है। पहले तो 5 वर्ष तक के बच्चे थे, ठीक है, जिसको दफनाया जाता था। अब धीरे धीरे ट्रेंड बदल रहा है लोगों में, तो अभी क्या करते हैं? कुछ बच्चों को दफनाया जाता है, बाकी कुछ बच्चों को इन लोग जला देते हैं, ठीक है। तो बच्चों की मृत्यु पर दफनाते हैं और 5वें दिन मृत्यु भोज करके उसका संस्कार करते हैं। जब बात आती है किसमें? बच्चों को दफनाने की, तब आपको 5वें दिन मृत्यु भोज को आपको लेना है, अन्यथा आपको पूरा दशकर्म तक ही लेना है। लेकिन ये जो है केवल बच्चों के केस में एक इफेक्टिव पॉइंट है। इसमें क्या होता है? विभिन्न प्रकार की जो समुदाय हैं उसमें एक सर्वोच्च कंवर होता है, उसको सतगड़िया कहते हैं। क्या कंवर कहते हैं? तो सतगड़िया जो कंवर होता है उसको सर्वोच्च कंवर कहा जाता है। और इनके जो देवता हैं ये दूल्हा देव, वाहन देव और शिकार देव हैं। कंवरों के जो देवता हैं कौन हैं? दूल्हा देव, वाहन देव और शिकार देव। हालांकि यह बात सत्य है कि ये जो कंवर जनजाति है ये हमारे हिंदू समाज के जो देवी देवता हैं जैसे राम जी, कृष्ण भगवान, शंकर जी, बजरंगबली, है ना, इन लोगों को मानती है। लेकिन अगर इनके जातिगत या इनके गोत्र से संबंधित जो देवता है, जो इनके घर के, इनके परिवार के, इनके समाज के कोठे बारी की जो रक्षा करता है वो कौन है? तो दूल्हा देव, वाहन देव और शिकार देव इत्यादि हैं। तथा इनमें सबसे प्रमुख जो देवता है वो कौन है? तो सबसे प्रमुख देवता सगराखंड है। कौन है? सगराखंड। सबसे प्रमुख देवी देवता में अगर पूछा जाए तो सगराखंड लेना है। हालांकि दूल्हा देव, वाहन देव, शिकार देव की पूजा करते हैं, हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख देवी देवता अगर पूछा जाए तो सगराखंड को लेना पड़ेगा। एक प्रश्न व्यापक में पूछा गया था कि पाइक का संबंध किससे है। मैं आपको बहुत सरल शब्दों में समझाना चाहता हूँ। ये पाइक जो है उड़ीसा में एक विद्रोह हुआ था, पाइक विद्रोह। कहाँ पे? उड़ीसा में। तो ऐसा ये माना जाता है कि उसमें जो विद्रोह करता थे, जो आदिवासी जो समुदाय के लोग शामिल हुए थे वो कंवर थे, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब पाइक की बात, पाइक जाति की जब बात आती है तो उसका संबंध हम कंवरों से लेते हैं, क्योंकि पुराने इतिहासकारों तथा जनजातीय शोधार्थियों का यह मानना था कि पाइक विद्रोह में जो उड़ीसा में हुआ था, आई थिंक 1817 में हुआ था, 1817 के आसपास में, है ना, हुआ था पाइक विद्रोह उड़ीसा में। वो इतिहास में एक बार चेक कर लेना, जहाँ तक मुझे 99% वही याद आ रहा है।
अब 1817 हो सकता है, 1917 हो सकता है, लेकिन 17 ऐसे कुछ था। तो पाइक जो जाति का विद्रोह हुआ था उड़ीसा में, उसमें अधिकतर जो जनजाति समुदाय थे वो कंवर थे, इसीलिए पाइक का संबंध उस कॉन्सेप्ट से लिया जाता है। और दूसरे अर्थों में भी अगर लिया जाता होगा तो और मैं चेक करके बता दूंगा कि पाइक को जाति के रूप से लिया जा रहा है या किसी पकवान के रूप से लिया जा रहा है, मैं और चेक करके बता दूंगा। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है पाइक को जाति के रूप से लिया जा रहा है और उसको कंवरों से संबंध माना जा रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी कहना चाहिए कि सैन्य कार्य करते हैं और कहना चाहिए कि इनको लिया गया है। अब इनके जो टोटम समूह हैं इसको क्या कहा जाता है, तो इनके टोटम समूह को गोटी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोटी कहते हैं। इनके टोटम समूह को क्या कहते हैं? गोटी कहते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो सेगमेंट है दोस्तों, आप लोगों को ये सेगमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखना है, जो कि मैं IMP में यहाँ पे डाला हूँ कि आपको क्या सेगमेंट को इम्पॉर्टेंट लेना है, क्या सेगमेंट को। तो देखिए, कंवर जनजातियों की हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत में 7 जमींदारियाँ प्रमुख थी। कौन कौन सी जमींदारियाँ थी? पहला कोरबा जमींदारियाँ, दूसरा छुरी जमींदारियाँ, तीसरा चांपा जमींदारियाँ, चौथा लाफा जमींदारियाँ, पांचवा पूरी उपरोड़ा वाला उपरोड़ा, और छठवा मतीन का, और सातवां पेंड्रा का। कौन कौन सी प्रमुख जमींदारियां थी दोस्तों? कोरबा, छुरी, चांपा, लाफा, उपरोड़ा, मतीन, पेंड्रा। एक बार आप मेरे साथ दोहराइए, क्योंकि ये जिम्मेदारी को पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी जिम्मेदारी का संबंध कंवरों से नहीं था। अब नहीं था जब आपको पूछा जाएगा तो आप तब बता सकते हो जब आपको कोरबा, छुरी, चांपा पता रहेगा और लाफा, उपरोड़ा, मतीन, पेंड्रा आपको पता रहेगा। इस समाज में जो धान की कोठी होती है, जो अन्नागार होता है, जहाँ पे हम लोग धान का संग्रह करते हैं, है ना, तो उसको क्या कहते हैं? तो इस समाज में कंवर जनजाति में उस धान की कोठी को खोड़िया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? धान की कोठी को खोड़िया कहते हैं। तो कौन सी जनजाति खोड़िया कहती है? तो कंवर जनजाति धान की खेती जो कोठी होती है उसे खोड़िया कहती है। और अगर वर्तमान में आपसे पूछा जाए आज के 2022 के दृष्टिकोण से, तो इनका प्रमुख जो कहना चाहिए कि व्यवसाय है वो क्या है? कृषि है। लेकिन अगर ऐतिहासिक मान्यताओं के हिसाब से पूछा जाए तो प्रमुख व्यवसाय या कार्य इनका सैन्य कार्य होगा, या कहना चाहिए कि सेनानी वर्ग होगा। लेकिन ये वर्तमान संदर्भ में अगर आपसे पूछा जाए कि कंवरों का मुख्य व्यवसाय या मुख्य कार्य अभी वर्तमान में क्या है, तो कृषि हो चुका है। क्योंकि सैन्य कार्य का प्रचलन एक तो हमको रतनपुर के कलचूरियों के समय से पता है और ये उसी दृष्टिकोण से लिया जा रहा है, जबकि वर्तमान के दृष्टिकोण से मुख्य व्यवसाय कृषि होगा। रतनपुर कलचुरियों के ये सैनिक थे, लेकिन कौन से जनजाति थी? तो कंवरों की उपजाति पैकरा। पैकरा जो कंवर थे ये रतनपुर के कलचुरियों के सैनिक थे। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी जनजाति रतनपुर के कलचुरियों के सैनिक थे, अगर पैकरा विकल्प में दिया है तो सीधा पैकरा मारना, और अगर नहीं दिया है तो कंवर मारना। अगर उपजाति पूछे तो पैकरा मारना। लेकिन ध्यान रखना उसमें पैकरा कंवर शब्द मेंशन है या नहीं है। अगर पैकरा कंवर है तो वहीं उसका उत्तर लेना। अब मान लीजिए कि कंवर दे दिया, पैकरा लिख दिया, पैकरा कंवर लिख दिया, इनमें से कोई नहीं लिख दिया, तब आपको पैकरा कंवर टिक कर देना है। तो सही उत्तर हो जाएगा रतनपुर कलचुरियों के सैनिक का पैकरा कंवर। एक ज़बरदस्त और मैं आपको IMP बताना चाहता हूं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस सेगमेंट को ध्यान से समझिएगा कि कंवरों के जाति पंचायत की जब बात आती है तो उसके प्रमुख को क्या कहते हैं? तो कंवर के जाति पंचायत के प्रमुख को गौटिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तो कंवरों के जाति पंचायत के प्रमुख को गौटिया कहते हैं।
और समझना बात को, ये जो गौटिया होते हैं, ठीक है, ये जो जाति पंचायत के जो गौटिया होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, आसपास के 7-8 गांवों को ऐसे मिला लेते हैं अपने जातिगत विकास के लिए या सामाजिक विकास के लिए। आसपास के 7 से 8 गांवों को मिला लेते हैं और गांवों को मिला करके एक संघ का निर्माण करते हैं, और यही जो संघ बनता है ये चक कहलाता है। क्या कहलाता है? चक कहलाता है। साधारण से शब्दों में जब इनकी जनजाति आसपास के 7 से 8 गांवों को मिलाकर के सामाजिक उत्थान के लिए एक चक का निर्माण करती है, तो वो उनके जातिगत या सामाजिक एकता का पर्याय हमको दृष्टिगोचर होता है। तो मैंने कंवर जनजाति को यहाँ पे पूरा मैं ख़त्म कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि कंवर जनजाति को एक बार आप शुरू से आखिरी तक रिपीट करो। ध्यान से रिपीट कीजिएगा। देखिए, इसका जो मूल कंवर है वो कौन है? अगर आपसे पूछा जाए कंवर जनजाति जो छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती है, इसका मूल कंवर अगर कोई पूछता है आपको, तो आपको कमलवंशी कंवर लेना है। क्या? कमलवंशी कंवर इसका मूल कंवर है, जिससे कंवरों का उत्थान हुआ है, इसीलिए उसको कमलवंशी कंवर कहा गया है। इसका निवास पूछे तो सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, ये उत्तर वाले छत्तीसगढ़ के हिस्से को, बिलासपुर और रायगढ़ को लेना है। परंतु सर्वाधिक बसाहट बोले तब आपको सर्वाधिक बसाहट में बिलासपुर का संभाग को उठाना है। लेकिन कब? जब सर्वाधिक बसाहट संभाग अनुसार बोले तब। ठीक है, संभाग अनुसार में ये लेना है। दूसरा, इनका जो कार्य है क्या है? सैन्य कार्य है। कब के संदर्भ में? प्राचीन ऐतिहासिक संदर्भ में इनका कार्य क्या है? सैन्य कार्य। वर्तमान में क्या है? तो मुख्य कार्य इनका कृषि है। ठीक है। सर्वाधिक बसाहट बिलासपुर में। स्वयं को क्या मानते हैं? तो स्वयं को कुरुवंशी या चंद्रवंशी मानते हैं। ठीक है। और राजपूतों की तरह रीति रिवाज का पालन करती हैं। तो कौन सी उपजाति कंवर की? तो तंवर उपजाति राजपूतों की तरह रीति रिवाज का पालन करती है। और गुरु गाहिरा जो थे, गुरु गाहिरा वो इसी समाज से थे। प्रश्न मैं आपको बताऊंगा जब आगे मैं कल्चर उल्चर पढ़ाऊंगा, पर्यटन पढ़ाऊंगा, तब बताऊंगा। गुरु गाहिरा जी के बारे में बताऊंगा, उनके आश्रम के बारे में बताऊंगा, सारी चीज़ों को बताऊंगा। तो इनका जो नृत्य है वो बार नृत्य है। कौन सी जनजाति बार नृत्य करती है? तो कंवर जनजाति बार नृत्य करती है। देख लो कितना मेहनत कर रहा हूँ। रात को 1:45 हो रहा है, वीडियो बना रहा हूँ। ध्यान से पढ़ो, इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक है। कब आप पढ़ के आगे बढ़ जाओगे, कभी किसी ने देखा नहीं यार। और किसी के कहना चाहिए एजुकेशनल बैकग्राउंड से उसका लाइफ डिसाइड नहीं हो सकता। मैं ये बात हमेशा इस चीज़ पे बल देता हूँ कि अगर आपका छोटा भाई, आपके आसपास का कोई बंदा अगर पढ़ने में कमज़ोर है, तो उसका मनोबल बढ़ाएं और उसको समझाएं, क्योंकि पूरी ज़िंदगी वो वैसा नहीं रहेगा, वो कभी न कभी बदल जाएगा। कब किसकी ज़िंदगी बदलेगी मेरे दोस्त, ना तुम जानते हो ना हम। ठीक है। तो इसीलिए सबका मनोबल बढ़ाते चलें। बी पॉजिटिव और हमेशा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में प्री प्लस मेंस को ही पढ़ा करें। पुल डीप के साथ एकदम ऐसे डीप पढ़ा करो। जब कंवर की बात आए, पूरे एक ठो क्लास, पूरा लेक्चर कंवर के ऊपर होना चाहिए। खाली 3 लाइन में कंवर, 4 लाइन में कंवर, ऐसा ख़त्म नहीं। ठीक है, समझो इसको। वंशज कौन था? तो धृतराष्ट्र था, जिसको आप लोग अच्छे से महाभारत के में जानते हो कि धृतराष्ट्र कौन था। प्रसवकर्ता को सुवैन कहते हैं। सुआइन, सुआइन दाई या सुवैन, सुइन, सुइन सुइन करके, है ना। गांव में जो स्वाइन लोग आकर के बच्चों का नाल काटते थे वो। डाल्टन कॉलोनील ने दूध कंवर को कंवरों का क्रीम कहा है। किसका? तो कंवरों का क्रीम कहा है। किसका कहा है? तो कंवरों का क्रीम कहा है। किसने? तो डाल्टन, डाल्टन कॉलोनील ने दूध कंवर को कंवरों का क्रीम कहा है। बच्चों के मृत्यु पर दफना देते हैं, 5वें दिन मृत्यु भोज करते हैं। सर्वोच्च कंवर कौन होता है? सतगड़िया कंवर होता है। और अधिकतर सतगड़िया जो कंवर होता है वही जाति पंचायत के प्रमुख गौटिया बनते हैं।
और जो देवता है इनका दुल्हा देव, वाहन देव, शिकार देव है। यूँ तो आम तौर पे ये जो जनजाति है कंवर जनजाति सैन्य कार्य करने के नाम से महादेव को, विष्णु को, है ना, और हमारे विभिन्न जो हिंदू देवी देवता हैं उन सब की पूजा करते हैं। राजपूतों की तरह ये व्यवहार करते हैं। और राजपूत लोग जिस तरह से महादेव को बहुत ज़्यादा मानते हैं, श्री राम जी को बहुत मानते हैं, बस इसी तरीके से ये भी हिंदू देवी देवताओं को बहुत मानते हैं। परंतु कंवरों के देवता का नाम था सगराखंड। सबसे प्रमुख जो देवता हैं इनके क्या हैं, तो सबसे प्रमुख देवता सगराखंड हैं। अगर आपको सबसे प्रमुख देवता पूछा जाए तब आप क्या करेंगे, सगराखंड लेंगे। आगे बता रहा हूँ आपको। पाइक जो जाति है उसका संबंध कंवरों से बताया जाता है, जो कि उड़ीसा में पाइक विद्रोह हुआ था उससे भी जोड़ा जाता है। टोटम जो समूह को गोटी कहते हैं, जो कि कंवर जनजातियों में गोटी शब्द का प्रचलन है। किसके लिए, जो टोटम समूह हैं इनके या गोत्र जो समूह हैं उनमें भी कहना चाहिए गोटी का शब्द का प्रयोग होता है। प्रमुख जमींदारियां इनकी कितनी थी, तो प्रमुख जमींदारियां 7 थीं। और वो 7 जमींदारी कौन था, कोरबा, छुरी, चांपा, लाभा, उपरोड़ा, मतीन और पेंड्रा। धान की कोठी को खोड़िया कहते हैं। क्या कहते हैं, ये IMP में स्टार मार्क बना दे रहा हूँ, क्योंकि धान की कोठी को खोड़िया को पूछा था एक बार आपके नौपतल के क्वेश्चन में। ठीक है। कृषि का मुख्य व्यवसाय इनका वर्तमान में तो है, लेकिन पहले के हिसाब से आपको पूछा जाए तो सैन्य कार्य आपको दिमाग में रखना है। इसमें एक बात आता है, रतनपुर के इतिहास का संबंध इनसे जोड़ा जाता है। रतनपुर के कलचुरियों के इतिहास से, रतनपुर के जो कलचुरी हैं, कलचुरियों के इतिहास से किस जनजाति को किसको जोड़ा जाता है, तो इनका जो पैकरा है, पैकरा कंवर को रतनपुर के इतिहास से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है। इनका जो जाति पंचायत का प्रमुख है वो गौटिया कहलाता है। और आपको बताया मैं 6 से 7 से 8 कहना चाहिए कि आमतौर पर 7 होते हैं लेकिन अधिकतर में 8, तो 7 से 8 लिखा हूँ, तो 7 से 8 कहना चाहिए कि गांव मिल करके एक चक का निर्माण करते हैं। और चक का प्रमुख जो होता है राजा कहलाता है, लेकिन जो जाति पंचायत का प्रमुख है वो गौटिया कहलाता है। चक राजा जो है वो चकों का संचालन करता है। मेरे ख्याल से मैंने कंवर को बहुत अच्छे से डिटेल में डील कर दिया। ये 7 से 8 मानक जो किताबें हैं उससे लिया गया है। कभी भी पढ़ो तो ऐसा पढ़ो दोस्तों कि जब विकल्प आपके सामने 4 विकल्प आए और इसमें से आए तो फट से आपका बनना चाहिए। मैं ये नहीं चाहता कि मैं मेहनत करूं और आप जो है विकल्प को ध्यान ना दो। जैसे कि कल की क्लास में मैं गोंड जनजाति पढ़ाया था, अगर आपके सामने विकल्प रख दूं कि इनकी साक्षरता कितना % है, 56, 57, 58, 59, आप आँख मूंद के फट से 56 मार सकते हो। जैसे कल मैं गोंड की जनजाति के बारे में बताया था कि गोंड जनजाति की कितनी उपजातियां हैं, तो आपने 41 मारा था, क्योंकि मैंने आपको 41 बताया था। जबकि राज्य में कितने प्रकार की जनजाति है, तो राज्य में 42 प्रकार की जनजाति है। और कितने उपजातियों में बटी है, तो 161 उपजातियों में बटी हुई है। गोंडों के जो देवता है वो कौन थे, दुल्हा देव थे। गोंड स्वयं को क्या कहते हैं, तो गोंड स्वयं को कोयतूर कहते हैं, अर्थात पर्वतवासी कहते हैं। और इनकी मृत्यु में क्या अलंकृत कर, मृत्यु में कहना चाहिए तीसरे दिन क्या मनाते थे, गोड़ के में कुज्जी मनाते थे, 10वें दिन कुंडा मनाते थे। रटो, दिमाग में बैठाओ, 5 बार वीडियो देखो मेरा, 5 बार देखो, 6 बार देखो। अरे देखो यार, अरे अब नहीं देखोगे, अब नहीं करोगे तो कब करोगे, हाँ? करो ऐसा कि दुनिया याद रखे। मेघनाथ पर्व कौन मारता है, गोंड जनजाति बनाता है। झाड़ फूँक का काम कौन करता है, तो भूमिया करता है, जिसको भूमिका कहते हैं। जाति पंचायत के उनके प्रमुख को राजा कहते हैं। पड़की नृत्य कौन करती है, तो गोंड जाति की महिलाएं पड़की नृत्य करती हैं। गोंड विवाह में ढोलिया जो उपजाति है उन लोग क्या करते हैं, तो बाजा बजाते हैं। सब बताया था आपको, उपजातियों का पूरा कार्य बताया था। गोंड जनजाति का पूरा रिविजन खड़े खड़े करा दिया मैं आपको।
आप क्या करो, जितने वीडियो मैंने डाले हैं ईमानदारी से पढ़ो, आपसे जनजाति का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं आपके मस्तिष्क को सीधा सीधा 7 से 8 किताबों के साथ एक सिनेरियो क्रिएट करूं और आपके ऊर्जावान चक्षुओं को उस सिनेरियो से जोड़ करके आपको एक क्लास को डील कराऊं। अब इतने मेहनत के बाद भी अगर आप आगे नहीं आते हैं, चैनल को शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तो आप किस चीज़ में करेंगे? हाँ, वही बाबू भाई का याद करके करोगे क्या? रितेश कुमार को बंदूक को ले लेता है, फिर बिस्किट का बंदूक ऐसे पेंटिंग करके, हैं? वही सबको देखोगे क्या? मेहनत करो यार। जो मेहनत करते हैं वो जीतते हैं, और जो जीतते हैं वो भले हारते हैं लेकिन सीखते हैं। ठीक है। एजुकेशन का अगर मैं आपको डेफिनेशन अगर एक लाइन में दूं, शिक्षा का अगर डेफिनेशन मैं अपने शब्दों में एक लाइन में अगर आपको दूं, तो एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। शिक्षा क्या है? प्रोसेस है लर्निंग का, प्रोसेस है लर्निंग का। एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ऐसा नहीं है कि आप हाउस वाइफ है तो आप नहीं कर सकते, या ऐसा ये भी नहीं है कि आप कहना चाहिए कि वर्किंग है तो आप नहीं कर सकते, या आपको एक अच्छी नौकरी मिल गई तो आपको नहीं पढ़ना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचो आप। अगर आपको अच्छी नौकरी मिल गई तो अपने आप को और डेवलप करने की सोचो। ठीक है। कि गगन ये समझे चांद सुखी है, चंदा कहे सितारे, कि धरती ये समझे सुखी है सावन, के सावन कहे बहारे, ओ साथी तुझ में ही सुख है छिपारे, ओ साथी तुझ में ही दुख है छिपारे। ये मेरी फेवरेट लाइन है, फिर से सुना रहा हूँ क्योंकि ये बहुत मोटिवेट करती है मुझे और आप लोगों को भी। कि दूर के पर्वत दूर ही रहकर लगते सबको सुहाने, पास अगर जाकर देखो तो पत्थर भरी चट्टाने, कि कलियां समझे सुखी है सावन, सावन कहे बहारे, वो साथी तुझ में ही सुख है छिपारे, और वो साथी तुझ में ही दुख है छिपारे। कि दूर के पर्वत दूर ही रहकर लगते सबको सुहाने, पास अगर जाकर देखें तो पत्थर भरी चट्टाने, की कलियां समझे सुखी है सावन, सावन कहे बहारे, ओ साथी तुझ में ही सुख है छिपारे, ओ साथी तुझ में ही दुख है छिपारे। अब ये तुझको डिसाइड करना है कि तू सुख को कैसे दुख में कन्वर्ट कर रहा है, या दुख को कैसे सुख में कन्वर्ट करना है। कोशिश ये करें कि पहले दुख ले लें, फिक्स सुख का आनंद उठाएं, पहले सुख की चाह ना रखें, है ना। तो ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, ईमानदारी से काम करते रहें। मैं कभी भी आपकी जनजाति का टेस्ट ले सकता हूँ। अब आपके लिए गुड न्यूज़ है ना, कभी भी जनजाति का मैं क्लास ले सकता हूँ, है ना। और मैं आपको कल बताऊँगा कि मैंने हज़ारों के पैकेज को क्यों ठुकरा दिया, और बहुत सारे रीज़न हैं, क्योंकि केवल एक कोचिंग ने मुझे ऑफ़र नहीं किया है ना। आप लोग पूरे ग्रुप में तो रोज़ डेली देख रहे हो, मैं डाल रहा हूँ कि एक कोचिंग ने मुझे ऑफ़र नहीं किया है, 5 से 7 कोचिंग हैं, बिलासपुर के ज़्यादा हैं, और बाकी और भी 7-8 कोचिंग जिन्होंने ऑफ़र किया है, बट मुझे जमा नहीं वो ऑफ़र, विथ प्रूफ दिखाया हूँ ग्रुप में, है ना। इसीलिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ उस कंटेंट को उस स्किल के साथ, उस रेंज के साथ डिलीवरी आपको मुश्किल से मिलेगा, है ना? नहीं तो आप खुद चेक कर लो। इसलिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, और देश और समाज का नाम रोशन करते रहें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, हे मातृभूमि।